हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इसका फर्स्ट पार्ट है वो इकोनॉमिक्स है और सेकंड पार्ट क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में देखिए हम कौन कौन से चैप्टर्स लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपने 11th 12th में भी किया है। क्या होता है मैनेजमेंट, उसके कौन कौन सी थ्योरीज एप्लीकेबल है मैनेजमेंट पे। फिर एक थ्योरी इन्होंने नई ऐड की है, स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग। ये आपने सारे 11th 12th में कर रहे हैं, इन्हीं पर थोड़े से डीप में जाकर हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका अभी 50 मार्क्स का होता है और पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये बहुत स्कोरिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट। 165 पेज निकालिए मेरे साथ आप, और 165 पर हम लोग मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब इन्होंने शुरू कर दिया है ये इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का एक पेस्टल, ये भी नया डाला है, इको में आएगा ये। इको में पढ़ेंगे हम। ये भी नया चैप्टर डाला है इन्होंने इको में इस बार। ये देखिए, अब ये मैनेजमेंट का सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके अंदर से, और उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और थोड़े से कंसेप्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। क्या मैनेज करते हैं भाई, हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि बॉन्ड्स जो है बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सॉरी, बॉन्ड्स जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, वो ही हमें मैनेज करना सिखाता है। वहीं से हम मैनेजमेंट सीखते हैं। ठीक है, अब मैनेज करना है तो हमें कैसे करना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उन दोनों को हमें मैनेज करना है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हमें मैनेजमेंट की भी डेफिनेशंस दी। ठीक है, जॉर्ज टेरी, हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, ये सारे जो थे इन्होंने अलग अलग मैनेजमेंट की डेफिनेशंस दी। अब हमें सारी ही नहीं याद करनी। ठीक है, हमें क्या याद करना, हमें देखिए, जैसे ये जॉर्ज, एज पर जॉर्ज टेरी है। अब गेटिंग द वर्क डन थ्रू पीपल, और ये सब तो हमें अभी तक हम याद है कि क्या क्या है। पर अब कोई भी डेफिनेशन अगर आपकी उठ के आ जाती है तो अब आप सारी डेफिनेशन तो करेंगे नहीं। मैनेजमेंट में भी डेफिनेशन है, प्लानिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है। तो हम थोड़ी ट्रिक्स यूज करेंगे इसमें। ठीक है, पूरा तो हमें लिखने को नहीं आएगा, तो हमें अगर पहचानना है तो कैसे लिखेंगे, वो देखिए। डिस्टिंक्ट प्रोसेस किसने बताया हमें, मैनेजमेंट एज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस किसने बताया, जॉर्ज आर टेरी ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। तो हमने किया क्या, बेसिकली अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे सपोज हम सीएमए ही करने जा रहे हैं, तो सीएमए के अंदर हमने 12th के बाद डिसाइड किया, तो हमने कोचिंग क्लासेस फाइंड की, उसके हमने अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, बुक्स वहां से ली, और उसके बाद हमने क्या अपनी प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई स्टार्ट की। ओके, देन अब हमें मैनेज क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स को अपना टाइम मैनेज करना होता है। वो टाइम कैसे मैनेज करेंगे, वो टाइम मैनेज करेंगे अपने
जो क्लासेस का टाइम है उसको अलग हटा के उनको सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देना है, रिविजन में कितना टाइम देना है, टेस्ट पेपर्स में कितना करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो ये सब चीजें जो है ये आप मैनेज कर रहे हो, अपना टाइम भी आप मैनेज कर रहे हो। तो उससे आप रिलेट होकर समझ सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग भी करते हो, आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो और कंट्रोल तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, अब आगे अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें तो हेनरी फ्योल में क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, फोरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी ना वो भी इन्होंने बोली है, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कून्स और डनेल। कून्स और डनेल ने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्रिएशन होता है किसका, इंटरनल एनवायरनमेंट का, और उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल्स ग्रुप की तरह काम करें और एक कॉमन ग्रुप गोल को अचीव करें। तो हमने 3 डेफिनेशंस देखी अभी तक। जॉर्ज टेरी की देखी जिन्होंने कहा कि ये डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। हेनरी फ्योल की देखी जिन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, इट इज टू फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, तीनों सी आ जाएंगे। हम मैनेजमेंट के बच्चे हैं या हम बोले कॉमर्स के बच्चे, उनको समझ में आता है कि 3 सी कौन से होते हैं। 3 सीज डिनोट कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो अब ये सब के बाद हम आगे चलते हैं अब, क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी सारी डेफिनेशंस है और ना तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम इतनी डेफिनेशंस याद करें। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा इस पे कि मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है। इसके अंदर जो साइंस है, आर्ट है, ये हमें पता है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है। ठीक है, वैसे ही इसके अंदर भी है। तो सबसे पहले इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में क्या आ जाएगा, पहला है रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो कोई भी मैनेजर अगर मैनेजमेंट करता है तो वो रिजल्ट को ध्यान में रखकर करता है। ग्रुप गोल या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखकर ही सारी प्लानिंग से लेके सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स जो हमने ऊपर पढ़ा उनको हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके और मैनेजमेंट के रूल्स उसमें डालकर हम अपना गोल्स अचीव करते हैं। ह्यूमन अप्रोच, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में लोगों से ही काम करवाना है। ठीक है, इनफैक्ट आपको मैं बोलूं तो मशीन से भी काम करवाना है। आपको कौन सी, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उनमें बहुत सारी प्लांट्स एंड मशीनरीज होती है, तो उनको भी आपको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अपने आउटपुट के वजह से अपन को जिस तरह से मैनेज करना होता है तो वो भी होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस सेंट्रिक। तो यहाँ पर फंक्शन हो, प्रोसेस हो या एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट तो आपको सारी चीजों का करना है। तो अभी हमने जैसे जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन इन्होंने कोट कर दी जो अभी हम ऊपर देख कर है, तो यहाँ सारे प्रोसेसेस इंक्लूडेड है। सारे प्रोसेस को आपको ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ता है, उन्हीं को आपको मैनेज करना है कि वो वेल वेल तरीके से चले, उसके बाद ही आप अपना ग्रुप गोल अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो भाई मैनेजमेंट तो आपको डे टू डे सभी चीजों में लगता है, आपके नॉर्मल लाइफ में लगता है, डे टू डे लाइफ में लग रहा है, फिर आपका जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें हो रहा है, आपकी सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है, सभी चीजों में और हर सभी को करना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए कुछ और है, किसी एक के लिए, बिल्कुल ये एक ऑब्जेक्टिव तरीका है, बट एक ये अपने को मैनेज कैसे करना है ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज है। अलग अलग पर्सन अपना टाइम जो है, अपने रिसोर्सेज है, अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्टिविटी, मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब अगर हमें एक ही इंसान है और उसी को ही अगर मैनेज करना है सब, तो वो अपने आप ही कर लेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें क्या करते हैं, ग्रुप एफर्ट्स को ज्यादा हमें मैनेज करना होता है, उन्हीं को कोऑर्डिनेट करना होता है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स कौन सेट करता है, कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑटोक्रेटिक बना रहता है। ऑटोक्रेटिक मतलब कैसे, अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक, इनको क्या बोलते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं ये। जैसे वो नहीं रहा ना हिटलर, तो हिटलर ने भी क्या किया था,
अथॉरिटी क्या रहती है, उसकी अथॉरिटी रहती है कि वो ही रूल्स बनाएगा, वो जो बोलेगा वही होगा, कम्युनिकेशन का फ्लो वन साइडेड होगा, सबऑर्डिनेट्स को उसको उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर जिसने कर दिया उसको रिवॉर्ड और नहीं किया तो पनिशमेंट। ये इस तरह का जो है सिस्टम, ये मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट में डिसीजंस तो इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग डायमेंशन से। आप क्या करते हो, बिजनेस के डिसीजंस लेते हो, और आपको मैनेजमेंट में किस तरीके से डिसीजन लेना है ये किस पे डिपेंड करता है, मेनली मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो गुड लीडरशिप होना जरूरी है, तब जाके ही मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाए, क्योंकि उसको पता, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लीड कर सके। ठीक है, एज ए लीडर he is required to have good leadership goods, good leadership styles, और उसको किससे क्या काम करवाना है वो उसको आना चाहिए। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, गोल ओरिएंटेड है, डायनेमिक एक्टिविटी है। डायनेमिक क्या है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको मैनेजमेंट की चीजों को चेंज करना। ठीक है, उसके थोड़े रूल्स को आपको बेंड करना होता है, जैसा आपका सिचुएशन है, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे वो फिर से, जैसे हमने इको में पढ़ा था मैनेजमेंट इको साइंस है कि नहीं, और उसमें हमने देखे थे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दैट इज हमने क्या क्या देखा कि साइंस में क्या होता है, मेनली हम किसी चीज को साइंस कब टर्म करते हैं, जब हम उसके रिलेटेड फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनको कलेक्ट करके क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं। तो वही चीज इसमें भी है मैनेजमेंट में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल जो है वो इसका एग्जांपल है कि एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, वन मैन वन बॉस, एक मैन एक बॉस। अब यहाँ पर हमने वन मैन वन बॉस की बात की, तो यहाँ पर क्या है, एक आदमी है और उसके नीचे एक, मतलब वो एक ही को कमांड करेगा, या हम बोले कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होगा। तो ये है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के लिए दिए, वो सारे लॉजिक पे बेस्ड हैं, और जहां पर लॉजिक आता है वहां पे क्या आता है, मैजिक नहीं आता है। वहां पे क्या आता है, जहाँ लॉजिक होता है वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के साथ आप लॉ को डिराइव करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ काम होता है उसकी वजह से ही कुछ उसका इफेक्ट होता है। जैसे अथॉरिटी जितनी है उतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ये एक फेमस सेइंग है मैनेजमेंट में कि जितनी आपके पास अथॉरिटी है उतनी ही क्या चलेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो इसका बैलेंस बना रहे अथॉरिटी का भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी, ये बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। तो अगर आपने उसको बैलेंस को नहीं बना के रखा तो पूरा सिस्टम आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि क्या होने से क्या हो सकता है, अगर हमने बैलेंस नहीं रखा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनइफेक्टिव रूप से काम करेगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हर जगह एक जैसा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, एक जैसा रिजल्ट डिराइव करते हैं। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखें, तो आर्ट में हमने क्या देखा था कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आर्ट का मतलब होता है कि आप अप्लाई कर रहे हो प्रैक्टिकली, जब आप अपने स्किल को अप्लाई कर रहे हो। तो एज अ मैनेजर क्या आपको करना होगा, आपको अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स, मैनेजमेंट स्टाइल्स आपको यूज करनी पड़ती है। ठीक है, ये पर्सनल स्किल पे बेस्ड होता है, बिल्कुल ये पर्सनल स्किल पे बेस्ड होता है। मैनेजर जो जैसा अपने हिसाब से, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस पर्सनालिटी के हिसाब से वो गुड मैनेजर भी बन सकता है, अदरवाइज बैड भी बन सकता है। जैसे हमारे जो रतन टाटा जी, ठीक है, ये सबने इनका नाम सुना होगा। तो उनका ये पर्सनल स्किल है कि वो अपने हिसाब से चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। तो अब हम आर्ट की बात करें तो आर्टिस्ट की भी बात करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिस्ट कौन है, हमारा मैनेजर। मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर जो है अपने इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन से वो क्या करता है, अपने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीकों से यूज करता है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है,
और फिर अपने एक्सपीरियंस से उनको आगे लॉन्ग रन के बिजनेस में अप्लाई कर। इसी तरह क्या होगा, आपके प्रैक्टिस करते करते आपको परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, परफेक्शन किसके हिसाब से आएगा, परफेक्शन होगा आपके मैनेजमेंट के स्किल्स में। ठीक है, मैनेजमेंट के स्किल्स में। हेलो, 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 हेलो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस, तो हमने देख ही लिया है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा ये देखते हैं हम। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक रिसोर्स, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, क्लास और एलिट। क्या क्या दिया है इन्होंने, एक्चुअली इन्होंने इस मैनेजमेंट के पूरे ग्रुप को तीन चीजों में बांटा है। ठीक है, रिसोर्सेज आपको हैंडल करना है, अथॉरिटी हैंडल करनी है, और आपको मैनेजरियल क्लास एक बनानी है, जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स की होगी जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उनको एलिट पर्सन के नाम से अलग क्लास बनाएंगे। तो एक एक को करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हमारा मैनेजमेंट का स्कोप की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, तीन तरह के स्कोप होंगे। पहला है इकोनॉमिक रिसोर्स। तो इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होगा, अपने को पता है कि हमारे जो बेसिक इनपुट्स हैं उनको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। उनको अगर हमने अपने जो प्रॉफिट गेन करने के लिए या मार्केट शेयर लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए, आप अपने फैक्टर्स को किस तरह से कंबाइन कर रहे हो। जब उनको आप कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ यूज करोगे, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो आपका अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी में हम जब भी बात करते हैं ना, तो अथॉरिटी कौन बनाता है, अथॉरिटी नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ही बनाता है। वो क्या करता है, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स ये ले डाउन करता है। जब वो ये ले डाउन करता है, तो हम सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज से ये एक्सपेक्टेड रहता है कि वो इसको अप्लाई करने के लिए, इसको अडियर करने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसका कंप्लायंस कर। तीसरा है हमारा क्लास और एलिट। तो मैनेजमेंट जो है वो एक सेपरेट क्लास माना जाता है। क्यों, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं मैनेजमेंट अलग होता है आपका और ऑनरशिप अलग होता है। जैसे अगर हम कंपनीज की भी बात करें, तो यहाँ पर ऑनरशिप किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है, पर मैनेजमेंट कौन करता है, डायरेक्टर्स की। तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे एक ऐसे क्लास ऑफ पर्सन होते हैं जो अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो हमारे मैनेजमेंट का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेपरेट क्लास इन तीनों के हिसाब से बना। अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ऑब्वियसली किसी चीज को अगर हमें प्रोफेशन बनाना है, तो कौन सी चीज होना जरूरी, क्या होना जरूरी है, एक आप एक फील्ड को अगर प्रोफेशन बना रहे हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात करें, सीए की बात करें, सीएस की बात करें, तो सब में क्या होता है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जो कि क्या करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, एडवाइस करता है या गाइड करता है। ठीक है, एक फॉर्मल तरीका होता है लोगों को पढ़ाने का और ट्रेन करने का, ये भी हमने पता ही है। आप इसको देख सकते हैं, सीए में इंटर्नशिप होती है, डॉक्टर में भी आपकी इंटर्नशिप रहती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटर्नशिप के द्वारा टीचिंग करके ट्रेनिंग देते हैं। फिर क्या होता है, आपने जो भी अक्वायर किया है स्किल, उसके लिए क्या होता है, एक एसोसिएशन बनाया जाता है। जैसे सीए में है, सीए है, सीएस है, सबका एक क्या है, एक एसोसिएशन है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये सारे रूल्स प्रोसीजर्स इन सबको देखता है। कोड ऑफ कंडक्ट भी वही देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, एक प्रोफेशन है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर का, या लॉयर्स की बात करें तो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेजेस के हिसाब से। तो यहाँ पे हर एक जो आपका फील्ड है,
उन सब में क्या होता है, अगर उसको प्रोफेशन बनाना है तो आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके वाइबिलिटी को देखे। ठीक है, अब उसी में हम लोगों ने ये सारी चीजें इन्होंने दी है जो हमारे को मतलब नहीं है। आगे चलते हैं हम इसमें। स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या होती है? देखिए, इसमें बेसिकली इन्होंने बताया है कि ये थ्योरी किसने डेवलप की है, डेविस, स्कूलमैन एंड डोनाल्डसन। 97 में आई है ये थ्योरी। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, इट इज बेस्ड ऑन assumptions ऑफ एजेंसी थ्योरी ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड मैनेजर रैशनली मैक्सिमाइजिंग हिज और हर ओन इकोनॉमिक गेन। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक गेन के लिए जो मैनेजर्स जो होते हैं, जो सेल्फ इंटरेस्टेड मैनेजर्स होते हैं, जो सेल्फ ड्रिवन मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, स्टीवर्डशिप थ्योरी। और ये बनाई किसने है, डेविड एंड डोनाल्डसन, याद रखिए 97। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल है, इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल है, और वो इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स। शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, ऑनर्स होते हैं। मैनेजर कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, विजिलेंट मॉनिटरिंग से और इंसेंटिव स्कीम से। मतलब अगर आप उन मैनेजर्स को खुश रखेंगे प्रमोशंस के द्वारा, रिवॉर्ड सिस्टम के द्वारा, नेगेटिव सैंक्शंस के द्वारा, इस तरीके से आप खुश रख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को कम कर रहे हो। तो मैनेजमेंट के लिए, एज एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑनरशिप और मैनेजर्स जो है वो आपके मतलब इन हार्मनी काम करें। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि थ्योरी सजेस्ट दैट both parties can choose to behave as stewards of the organization and that the structural factors can influence the behavioral choice। यहाँ पर ये थ्योरी एम्फसाइज कर रही है कि कोई इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए मैनेजर्स में और ऑनर्स में। ठीक है, जो ऊपर हमने देखा ना वही चीज इन्होंने बोली है। तो हमारे को जो दो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये नया आपका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इस सिलेबस में, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि ये कंसेप्ट किसने दिया, कौन से ईयर में दिया, और ये किसके लिए है। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजर्स और ऑनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए। यहाँ पर स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या करती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए आती है कि बिटवीन मैनेजर्स, सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज एंड नॉट ओनली द प्रिंसिपल सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो that of other participants in the enterprise collective reward। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं इस थ्योरी के हिसाब से, और क्या चीज बोली उन्होंने, उन्होंने कहा कि द मैनेजर्स बीइंग अ स्टीवर्ड ऑफ द इकोनॉमी, सॉरी कंपनी, will try to protect and maximize the shareholders' wealth through firm's performance, since by doing so his utility functions will be maximized in return। मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैनेजर जो है, मैनेजर इज रिक्वायर्ड कि वो अपना काम जो है अच्छे से करे। ठीक है, मैनेजर का काम क्या है, उसको बैलेंस रखना है। बैलेंस किसका रखना है, उसको बैलेंस रखना है कि कोई भी हार, जो डिस्प्यूट हो वो नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर्स में भी और हम में, मैनेजर्स। अब क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो, या डायरेक्टर्स बोले हैं, तो वो क्या होते हैं, एक तरह से एजेंट्स होते हैं। तो ये इन्होंने स्टीवर्ड थ्योरी और एजेंसी थ्योरी जो है ये इन्हीं पे बेस चलाई। ठीक है, इनका बस इस होल सोल मोटिव ये है कि मैनेजर को हमेशा शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जो भी आफ्टर ऑल कंपनी में पैसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, वो होता है शेयर होल्डर्स का। और जो मैनेजर्स हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में, प्रिंसिपल और एजेंट के मॉडल पे काम करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर उनको वैसे ही काम करना चाहिए, अल्ट्रा वायरस काम नहीं करना चाहिए, और ऐसे डिसीजंस लेना चाहिए जो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की लाइकिंग्स का हो। ठीक है, द स्टीवर्ट थ्योरी states that a steward protects and maximizes shareholders wealth through firm performance। इन्होंने एक ही एक बात बार बार बोली। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखिए, इसके अंदर डायग्राम में हमें दिख रहा है कि शेयर होल्डर्स जो है अपना पावर और ट्रस्ट किसको देते हैं? स्टीवर्ड्स को। ये स्टीवर्ड्स कौन है हमारे? ये जो स्टीवर्ड्स हैं ये कौन है? ये हमारे हैं मैनेजर्स। कौन है? मैनेजर्स। अब यही जो एम्पावर और ट्रस्ट हमने इनको दे दिया, किसको? स्टीवर्ड को या मैनेजर्स को। तो मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि प्रोटेक्ट करना और मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स के वेल्थ। ठीक है, अब ये क्या यूज करेंगे? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और शेयर होल्डर्स क्या यूज करेंगे? अपना प्रॉफिट और रिटर्न। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पे, जो कि है एजेंसी थ्योरी। अब एजेंसी थ्योरी में क्या बोला इन्होंने? देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला कि सिंस द early part of 20th century, the corporate sector all over the globe had witnessed a phenomenal rise of joint stock companies, जो कि क्या करती हैं? रिजल्टिंग इनटू एन इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ डिवोर्स बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता है? ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा हारमोनी से काम नहीं कर पाता। एक्चुअली क्या होता है? ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों में क्लैशेस चलते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि अगर आप बहुत बड़ी कंपनी को, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं तो बहुत बड़ी जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंपनी को अगर आप सिंगल ऑनर या ऑनर ग्रुप चला रहा है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ेगा किसी एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव से, जो क्या करेगा? कंपनी के डे टू डे बिजनेस चालू रखेगा, डे टू डे बिजनेस करेगा, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एडवांटेजेस या ग्रोथ देगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउएवर एज सून एज अ सेपरेशन बिटवीन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कौन से होगा? जो ऑनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंसी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल और एजेंट की बात करेंगे। प्रिंसिपल कौन है? ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। एजेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और आउटसाइड डायरेक्टर्स। तो वो क्या करेंगे? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इसमें यहाँ पर कंपनी के इंटरेस्ट में कोई सब अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। सब बोलते हैं कि मैंने तो कंपनी के अच्छे के लिए किया है, पर ये कितना कंपनी के इंटरेस्ट में है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में है, ये देखना जरूरी है। This paradox arising out of the nexus of contracts among individual factors of production is well known as agency theory, which was originated from the seminal papers of LGM and Demes and Macklin। ठीक है, इन्होंने 1983 में ये एजेंसी थ्योरी दी, और उन्होंने पॉइंट किया कि क्या होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो ज्यादा केयरफुल नहीं होते हैं लोगों के पैसे पे। वो ज्यादा केयरफुल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने जहां पर उनकी नॉलेज की पार है वहां तक तो वो क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे? प्रोडक्टिव या प्रॉफिटेबल वेंचर से अगर आप अपना रिटर्न गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड कि वो पैसा जब भी लगाएं, इन्वेस्टर्स का पैसा है तो इन्वेस्टर्स का पैसा आपको उन्हीं फंड्स में लगाना है जहां पर आपको प्रोडक्टिव और पॉसिबल वेंचर्स लग रहे हैं, प्रॉफिटेबल वेंचर्स लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए उसने क्या बोला, ये जो एजेंसी थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है कि shareholders are the principals in whose interest the corporate should be run, even though they rely on others for the actual running of the corporation। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दो चीजों के बारे में जानना और ज्यादा जरूरी है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एजेंसी प्रॉब्लम क्या है और टाइप 2 एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यहाँ पर एजेंसी प्रॉब्लम्स जो है टाइप 1 और टाइप 2 की बात करें। एट द हार्ट ऑफ एजेंसी थ्योरी इज द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये तो हमें पता है।
ऑनर्स है, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स, और प्रॉब्लम इसी सेपरेशन के कारण आती है। ठीक है, ये जो ऑनर और मैनेजर का कॉन्फ्लिक्ट है, इसको टाइप 1 में इन्होंने डाला है। ठीक है, और जो टाइप 2 है वो किस में है? टाइप 2 में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कॉन्फ्लिक्ट डाला है। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स डाली है। टाइप 1 में इन्होंने डाला है ऑनर और मैनेजर का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, टाइप 2 में इन्होंने मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डाला है। फैमिली भी हो सकते हैं, नॉन फैमिली भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो इन्होंने दो टाइप्स बनाए हैं, इसलिए इन्होंने बोले हैं कि अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स को लेके अलग अलग सॉल्यूशंस इस तरह की थ्योरी में बताए गए। ठीक है, इनको लगता है कि एजेंट जो है अपने फायदे के लिए, अपने एडवांटेजेस के लिए, पिक्यूशनरी बेनिफिट्स के लिए, मतलब पैसों के बेनिफिट के लिए, थोड़े बहुत पैसों के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और प्रिंसिपल इसलिए उसका रिस्क प्रोफाइल और वो सब देखते हुए ही एजेंट्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरिस्ट ने क्या बोला है कि इंक्रीज रोल होना चाहिए मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टू परफॉर्म अ ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव सर्विलियंस रोल फॉर एंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस। बेटर गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सेपरेटली और अच्छे से काम करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। ठीक है, पर यहाँ पर इन्होंने कुछ भी सजेस्ट किया हो, ये देखिए इस ये जो सब है ये सब नॉर्मली थ्योरी में ही काम आता है। आप ये समझ सकते हैं कि ये थ्योरी सिर्फ यहाँ पर आपको एज अ कंटेंट बताई गई है। ठीक है, प्रैक्टिकली इनका यूज बहुत कम है। अब हम देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। पहले थियोरेटिकली बेस पे देखिए, स्टीवर्डशिप थ्योरी में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम साइकोलॉजी और सोशलॉजी की बात करें। यहाँ पर एजेंसी में आप इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपको क्या कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर शेयर होल्डर से रिलेटेड, एजेंसी और प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है वो सारे फंक्शंस आ जाते हैं। मॉडल ऑफ मैन, तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन है, और यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से इकोनॉमिक्स में। बिहेवियर, कलेक्टिव सर्विंग, मतलब यहाँ पर हम ग्रुप गोल की बात करते हैं, है ना, ग्रुप से जो हमें अचीव करना है उसकी बात कर रहे हैं। स्टीवर्डशिप कौन है, स्टीवर्ड्स मतलब कौन हो गए, डायरेक्टर्स, उनको कलेक्टिवली काम करना चाहिए। यहाँ एजेंसी थ्योरी की बात कर रहे हैं जो सेल्फ सर्विंग की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन क्या है यहाँ पे, ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड्स, ये सब हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में भी। मोटिवेशन के आपके और मोटिवेशंस की थ्योरी है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या क्या थ्योरीज के लेवल्स होते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है ये क्या है, स्टीवर्डशिप थ्योरी का लॉन्ग टर्म है, एजेंसी थ्योरी का शॉर्ट टर्म है। कल्चरल डिफरेंसेस, लो पावर डिफरेंस, हाई पावर डिफरेंस, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे स्टीवर्डशिप थ्योरी में जो क्या है कि आप लॉन्ग टर्म में ये चीज देख पाते हो कि शेयर होल्डर्स और जो डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, जबकि एजेंसी में क्या है, शॉर्ट टर्म में ही आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी। अभी अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग शुरू करेंगे।